हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर नंबर 5 सिस्टम मेंटेनेंस में हम लोग मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये मदरबोर्ड हमने बनाया है, ये पूरी दुनिया का पहला मदरबोर्ड था। ये पीसी एक्सटी मशीन जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, सबसे पहला 8088 बेस्ड या 8086 बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम के लिए, उस मदरबोर्ड की हम बात कर रहे हैं। इस मदरबोर्ड पर वो सारे डिवाइस लगाए गए हैं जो एक कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हैं। और हम देखेंगे कि कंप्यूटर आज का जितना भी एडवांस कंप्यूटर हम लेंगे, ये सारे डिवाइस आज के कंप्यूटर में भी रहेंगे। हर मदरबोर्ड पर ये सारे डिवाइस हैं। ये अलग बात है कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है, उनका वर्ड लेंथ बढ़ा दिया गया है, उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये चूँकि ये कंप्यूटर का कंप्लीट मदरबोर्ड है, तो ये हर काम करने में सक्षम है जो पर्सनल कंप्यूटर उस समय करता था। मतलब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी सपोर्ट करता है, कीबोर्ड भी लगता है, मॉनिटर भी लगाया जाता था, प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो सारे डिवाइस यहाँ पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मदरबोर्ड को गौर से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सेंटर पॉइंट में हमने लगा रखा है 8085। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही माइक्रो प्रोसेसर है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसके कारण हमने कंप्यूटर बनाया था। इससे पहले 8085 की बात हम करते थे। 8088 और 8086 कंपेटेबल माइक्रो प्रोसेसर हैं। दोनों में बहुत हल्का अंतर है जिस पर डिस्कशन माइक्रो प्रोसेसर के चैप्टर में आगे हम करेंगे। लेकिन अभी ये जो बोर्ड हमने बनाया है ये 8088 बेस्ड है। और 8086 में कंट्रोलर का नंबर वगैरह बदल जाएगा थोड़ा सा और कंप्यूटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम 8088 बेस्ड कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये पीसी या पीसी एक्सटी के नाम से मार्केट में आया था। पीसी ऑब्लिग एक्सटी, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो इस माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पर ये सारे डिवाइस लगे होते थे। हर डिवाइस का एक निश्चित काम होता था। देखिए, सबसे पहले इसमें क्लॉक जनरेटर है, ये CG क्लॉक जनरेटर हमने नीचे लिख रखा है। क्लॉक जनरेटर का काम है कि माइक्रो प्रोसेसर जिस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, आज भी हम माइक्रो प्रोसेसर लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्लॉक पल्स की ही बात करते हैं, उसके क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। आज हम 3.9 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर की बात करते हैं। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर हमारा 5 मेगाहर्ट्ज, बाद में 8 मेगाहर्ट्ज और कुछ माइक्रो प्रोसेसर इसमें 10 मेगाहर्ट्ज के भी आए। मतलब ये 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने के 3 अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए गए थे 8088 में। तो ये 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज उनका क्लॉक स्पीड की बात होती है। और क्लॉक स्पीड कुछ भी हो, ये डिवाइस सब वही रहेंगे, इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले ये क्लॉक आता कहाँ से? तो क्लॉक उसके लिए मदरबोर्ड पर ही हमने क्लॉक जनरेटर लगाया है। चिप नंबर है 8284। 8284 एक क्लॉक जनरेटर के लिए चिप बना हुआ है। इसमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी के डिसाइड करने के लिए हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया है। क्रिस्टल ऑसिलेटर तो हम इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टर के सहयोग से भी बना सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग हम कर सकते हैं। लेकिन इस क्रिस्टल लगाने का यहाँ मकसद ये था कि क्रिस्टल ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर है जो किसी भी परिस्थिति में वोल्टेज या टेम्परेचर के चेंज से बदलता नहीं था। ये कॉन्स्टेंटली लगातार काम करता था। एक बार सिस्टम को आप ऑन कर दिए, वोल्टेज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो, फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर अगर घट जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें, अगर CPU के मदरबोर्ड और प्रोसेसर के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये कांस्टेंट होता था। इसलिए हम यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते थे। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट ये है और इसमें क्रिस्टल वो 5, 8 या 10 मेगाहर्ट्ज का हम लगाते थे जिससे हमारा क्लॉक डिसाइड होता था। इसमें सिर्फ क्लॉक की बात नहीं करते थे, रीसेट और रेडी सिग्नल भी यहीं से जनरेट किया जाता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट स्विच तो आप जानते ही, हर मशीन में, हर PC में आपको रीसेट स्विच मिलेगा। हार्डवेयर रीसेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्विच, पावर स्विच के बगल में होता है। आप तो पावर स्विच टच करने से भी रीसेट हो सकता है। तो रीसेट स्विच, रीसेट सिग्नल जनरेट करने का काम ये क्लॉक जनरेटर करता है। रेडी सिग्नल यहाँ से आता है
और इन सारे सिग्नल का क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे जब माइक्रोप्रोसेसर के डिटेल में हम लोग जाएंगे तो वहाँ देखेंगे और आसानी से हम समझ पाएंगे। तो एक निश्चित क्लॉक बना करके क्लॉक जनरेटर हमने 8088 को दिया। इसके बाद इस पूरे मदरबोर्ड में दो तरह के चिप लगे हुए हैं। पहला स्मार्ट चिप है। स्मार्ट चिप मीन्स प्रोग्रामेबल चिप। तो यहाँ प्रोग्रामेबल चिप इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर तो खुद ही एक प्रोग्रामेबल चिप है, प्रोग्राम के तहत ही काम करता है, हम लोग जानते हैं। इसके लिए प्रोग्राम तमाम कंप्यूटर पर लिखे भी जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इंटरप्ट लिख लीजिएगा, INTERRUPT, आप पूरा लिख लेंगे। इंटरप्ट कंट्रोलर है। इसके बाद DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। इसके बाद हमारे पास PITA प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, एक निश्चित क्लॉक जनरेट करने के लिए अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग क्लॉक जनरेट करता है। और प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, पेरिफेरल इंटरफेस मतलब IO डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, चाहे प्रिंटर जोड़ना हो, मॉनिटर जोड़ना हो, कीबोर्ड जोड़ना हो, वो सारे डिवाइस इसी के थ्रू जोड़े जाएंगे। इसी में अलग अलग पोर्ट होगा जहां पर हम इस डिवाइस को जोड़ेंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू, इसका प्रोग्राम फिक्स होता है, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास 4 स्मार्ट कंट्रोलर है। पहला इंटरप्ट कंट्रोलर, दूसरा DMA कंट्रोलर, इंटरवल टाइमर और प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ये चारों चिप लगे होते थे, अलग अलग फंक्शन इनका काम है। इनका काम है इंटरप्ट हैंडल करना। हम जानते हैं कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंटरप्ट ऑकर हो सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं। और प्रोग्राम को जो प्रोसेस हमारा रन कर रहा होता है उस प्रोसेस को हम इमीडिएट एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके स्टेटस को बदल सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट काम है तो CPU की सर्विस हम उस इंपॉर्टेंट काम के लिए थ्रू इंटरप्ट ले सकते हैं। तो इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट सिग्नल CPU को भेजता है। CPU से एक्नॉलेजमेंट आने के बाद आप देखें, इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट जनरेट करेगा, CPU को भेजेगा, और CPU जब रेडी होगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इंटरप्ट कंट्रोलर को भेजेगा, तब ये इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 अलग अलग इंटरप्ट के लिए हमने बनाया, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट है जो इनके पास आएंगे। और ये चूंकि प्रोग्रामेबल चिप है तो ये खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सा इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, किसकी क्या स्थिति है। मतलब किस इंटरप्ट को हम थोड़ी देर के लिए वेट करा सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है जिसको हम इंटरप्ट रोक नहीं सकते हैं, उनको सीधे सीधे CPU को भेजना पड़ेगा। CPU के इससे पहले जो भी प्रोसेस रन कर रहा हो उसको हम सस्पेंड करेंगे, वेट स्टेट में डालेंगे और इंटरप्ट की सर्विस को पूरा करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी इस इंटरप्ट कंट्रोलर का है। प्रोग्रामेबल चिप इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम के थ्रू डिसाइड कर सकता है, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है और CPU के थोड़ा लॉजिकल इंटरफेस बना सकता है। लॉन्ग रेंज में अगर हम बात करें DMA कंट्रोलर का, हम जानते हैं कि बड़े बड़े फाइल अगर मूव करना हो मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मूवमेंट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम CPU को एंगेज नहीं रखते। CPU हमारा पावरफुल है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, तो कुछ काम हम अपना लोड, मेमोरी मैनेजमेंट का लोड CPU से हटा करके हमने DMA कंट्रोलर को दे दिया है। तो DMA कंट्रोलर अलग अलग चैनल के थ्रू ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। और हमारे मदरबोर्ड पर जितने भी रैम रोम लगे हुए हैं उनके बीच डेटा एक्सचेंज का काम कंट्रोल DMA कंट्रोलर का है। उसके प्रभाव इंटरवल टाइमर, बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगे होते होंगे जिसको टाइमिंग की ज़रूरत होती है। हमारे कंप्यूटर में कैलेंडर बना हुआ है, डिजिटल घड़ी बना हुआ है, उनको भी मैनेज करना है, मेमोरी के रिफ्रेशमेंट का टाइम मेंटेन करना है, प्रोग्राम शेड्यूलिंग अगर हम राउंड रोबिन वगैरह चलाते हैं उसके लिए भी एक टाइमर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जहाँ भी टाइमर की ज़रूरत होगी हम प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 8285 पेरिफेरल इंटरफेस है, जितने भी एक्सटर्नल IO डिवाइस लगेंगे वो इनके थ्रू जा करके मदरबोर्ड के पर कंट्रोल किए जाएंगे। और क्लॉक जनरेटर, बस कंट्रोलर, जो हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम में 3 तरह के बस हैं, एड्रेस बस है, डेटा बस है, सिस्टम बस है। तो एड्रेस, डेटा बस और सिस्टम बस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बस कंट्रोलर है जो इन तीनों को मैनेज कर सकता है। और साथ में CPU जो जनरेट करता है, CPU मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस को जनरेट करता है। यहाँ से एक ही बार में इसी कॉमन लाइन से एड्रेस और डेटा
दोनों कम्युनिकेट करता है, लेकिन दोनों CPU के जस्ट बाहर निकलने के बाद देखिए हमने डी लैच लगा रखा है 74373, ये IC चिप नंबर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, सबका चिप नंबर है, आप देख ले रहे हैं 8284 चिप नंबर है, 8259 चिप नंबर है, 8237 चिप है, 8259, ये सब बने हुए प्रोग्रामेबल चिप जो है उनका नंबर है, और मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, बुक में भी इनका डिटेल मिल जाएगा। तो इनके विषय में और डिटेल आप समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप प्रॉब्लम अपना भेजेंगे, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो ये 74347 एक डी लैच है, डी लैच मीन्स फ्लिप फ्लॉप है, डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप है। स्पेशली हम जनरेट करते हैं एड्रेस और डेटा बस के मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में। हम जानते हैं CPU कॉमन लाइन से एड्रेस और डेटा दोनों जनरेट करता है, तो जब भी ये एड्रेस जनरेट करेगा एक स्पेशल सिग्नल ये जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं ALE। ये ALE सिग्नल इसी लैच को इनेबल करता है। जब एड्रेस CPU जनरेट करेगा तो ALE सिग्नल भी इसके पास आएगा, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स आते ही ये एड्रेस को आगे बढ़ा देगा, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा और फिर डेटा का नॉर्मल बाई डायरेक्शनल बस है, आसानी से CPU से एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस से CPU को ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये बस कंट्रोलर है, डेटा बस के कंट्रोलर का इस्तेमाल यूज करता है, ये एड्रेस बस कंट्रोलर